तो चलिए हम अपनी ट्रेनिंग आज को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेल के जो ये थे सिलेक्शन मेथड था, सिलेक्शन मेथड एंड फॉर्मेटिंग पढ़ाया था ना सर आपको मैंने। ओके, तो आज फॉर्मेटिंग हमारा हो चुका है और उसके बाद आज का चैप्टर हमारा है वो है डेटा टाइप, कि वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं और वेरिएबल्स का यूज क्या है, किस तरीके से वेरिएबल यूज करते हैं। आज इस पे आपका क्लास डिपेंड है। तो डेटा टाइप्स हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। चलिए डेटा टाइप पढ़ते हैं आज हम। सबसे पहले हम बात जानना चाहेंगे कि डेटा टाइप होते क्या है, वेरिएबल्स होते क्या है। हालांकि आप अब प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपके पास है तो आपको पता है कि डेटा टाइप होता है क्या है। जब भी हम एक्सेल में हम डिम आर एज ए इंटीजर करते हैं या स्ट्रिंग करते हैं, ये सब होता है क्या है। और जो डेटा टाइप लिखने का तरीका है डॉट नेट सी हैश जावा सबका अलग अलग है, लेकिन डेटा टाइप होते एक ही है, उसकी लिमिटेशन भी एक ही होती है। तो बेसिकली हम इसका यूज करते हैं कि कहीं मैक्रो जब हमारा रन करता है उस समय हम टेम्पररली कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अगर एग्जांपल बोलूँ मैं कि मुझे अगर 10+20 करना है, अब 10+20 को कहीं स्टोर तो करना होगा, कि रिजल्ट कहीं आउट तो करेगा ही करेगा। तो उसके लिए दो तरीके है। तो मैं यहाँ पे रेंज दूं कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, या फिर कोई एक स्टोरिंग लोकेशन तो चाहिए ना हमें। तो जो हमने यहाँ पे स्टोरिंग लोकेशन दिया है 10+20, इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे A1 पे यहाँ पे जाकर सेव होगा, मतलब कि वर्कशीट का कोई सेल यूज होगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम वर्कशीट के सेल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम इसका जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम इग्नोर करते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में हम यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया आर, तो लेकिन आर को पहले डिफाइन करना होगा। आर डिम आर एज ए रेंज इंटीजर, उसके बाद इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे। मतलब कि जब माइक्रो रन होगा तो मेमोरी के अंदर में टेम्परली एक आर नाम का लोकेशंस क्रिएट होगा जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। ये क्रिएट कब होगा, रनिंग द माइक्रो। जैसे माइक्रो आप गए तो आपका ये वेरिएबल भी चला जाएगा। तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं। एक वेरिएबल होते हैं क्या बोलते हैं, टेम्पररी वेरिएबल कह सकते हैं उसको। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसको हम किसी सब्जेक्ट के अंदर में नहीं करते हैं। मतलब कि आप मान लो कि दो मैक्रो है, एक मैक्रो में जो आप प्रोग्राम करके रन करना चाहते हो, सेकेंड दूसरे मैक्रो में रन करना चाहते हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं ग्लोबल मैक्रो। तो ग्लोबल मैक्रो को फिलहाल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे टेम्पररी मैक्रो पढ़ते हैं। तो ये इंटीजर होते कितने तरह के, ये जो आर हम डिम एज इंटीजर डिफाइन की, कहीं पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया, कहीं पे हमने ए किया, ये होता क्यों है। तो चलिए आज टाइप ऑफ द वेरिएबल्स को हम आपको स्टडी कराते हैं। सबसे पहला हमारे पास वेरिएबल होता है डिम आर एज ए बाइट। मतलब कि बाइट पे क्या होता है कि आप आर इक्वल टू 0 से लेके 255 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर इस पे इससे ज़्यादा स्टोर करते हो तो आपको आएगा ओवरफ्लो का एरर। तो जो आप इसमें डेसिमल नहीं लेता है, माइनस नहीं लेता है, 2 बाइट मतलब कि बाइट जो होता है 0 से लेके 255 तक की वैल्यू को स्टोर करता है। बाइट के बाद इंटीजर आता है जो कि -32,000 से +32,000 तक चलता है समथिंग। लेकिन ए भी आपका वेरिएबल स्टोर नहीं करता है,
सॉरी डेसिमल स्टोर नहीं करता है। आप डेसिमल में वैल्यू डालोगे तो उसको राउंड ये कर देगा, डेसिमल रिमूव कर देगा। अगर पास 32,000 से ज़्यादा वैल्यू है तो हम यूज करते हैं लॉन्ग। लॉन्ग भी डेसिमल को राउंड कर देता है, डेसिमल रिमूव नहीं करता है, राउंड ऑटोमेटिक राउंड कर देता है। और इसमें ग्रेटर देन तक 1000 का होता है, 1000 से भी ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक बुक है, आई थिंक मैंने आपको बुक भेजी हो। एक बुक मैंने दी है सर आपको, ठीक है, ये बुक मैं आपको आज दे देता हूँ। इसकी पेज नंबर 1 पेज नंबर आपका 199 के आसपास एक चैप्टर है ब्रेवल्स का। इरा बाइट 0 से 255 तक स्टोर करता है। बुलेन ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करता है। इंटीजर आपका -32,000 से +32,000 तक स्टोर करता है। लॉन्ग माइनस इतने अमाउंट से प्लस इतने अमाउंट स्टोर करता है। सिंगल आपका लॉन्ग से ज़्यादा होता है, तो हमें सिंगल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल ही काफ़ी होता है। लेकिन इन सबों पे जो ऊपर आपने बाइट, इंटीजर, लॉन्ग और सिंगल देखा है, इन सबों पे आपका डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं होता है। लॉन्ग और इंटीजर और बाइट डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं, लेकिन आपका लॉन्ग और सिंगल क्या करता है, राउंड कर देता है डेसिमल्स को। अगर आपको डेसिमल में डालनी हो तो हम डबल यूज करते हैं, डबल के अंदर आप डेसिमल यूज कर सकते हो। करेंसी भी आपको इसी के लिए होता है, जब मोर देन आपको ए डालने होते हैं। सिंगल डेसिमल्स, जो डेसिमल के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो, जो इससे एग्जिस्ट कर दो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे। उसके बाद डेट एंड टाइम। अगर डेट एंड टाइम को डालना है तो हम डेट पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लॉन्ग पे भी डेट डाल देते हैं, लेकिन लॉन्ग पे डेट कब डालते हैं, जब हमें किसी रेंज से डेट उठाना होता है। अगर आप किसी पार्टिकुलर रेंज से डेट उठाते हो, यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 1 जैन, उसके बाद आपको अपने मैक्रो के अंदर में लिखना है कि यहाँ पे मैंने इंटीजर लॉन्ग कर दिया था ना, लॉन्ग r इक्वल टू रेंज b2 डॉट वैल्यू, तो ये स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल में ये जो आपका डेट होता है एज ए नंबर स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ r इक्वल टू 1 Jan 2014, तो ये स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट में है। इसलिए हम यहाँ पे डिम r एज ए इंटीजर, d एज ए डेट। और एक चीज और किया, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे तो एक ही नाम के सारे मैक्रो बना दिए हैं, लेकिन ये मैक्रो रन नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा कि एक मैक्रो के अंदर में आपको एक नाम, सेम नाम के दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं। तो डेट डालते हैं। ऑब्जेक्ट हम कब यूज करते हैं, जब किसी अदर एप्लीकेशन को हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पढ़ाऊंगा। तो बारी आती है स्ट्रिंग, मतलब नहीं, इमेज वगैरह के लिए नहीं होता है, इमेज के लिए अलग होता है। इमेज के लिए तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट में इमेज तो डाल सकते हो आप।
तो स्ट्रिंग कब यूज होता है? स्ट्रिंग होता है यूज हमें जब हम कोई टेक्स्ट यूज करते हैं। और स्ट्रिंग के दो पार्ट है, नंबर एंड कैरेक्टर। अगर आपको सब ध्यान न रहे, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि पता नहीं चला, याद ही रहा कि क्या क्या डालना है, तो आप वेरिएंट डाल सकते हो। वेरिएंट में क्या होता है कि जैसा आप उस पर वैल्यू असाइन करोगे वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। और वेरिएंट में अगर वेरिएंट यूज करना चाहते हो तो आपको डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली m इक्वल टू हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब हमने m नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, फिर भी इसको एज ए वेरिएंट ले लिया और इस पर जैसे कि हमने टेक्स्ट डाला है तो m हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो बीवीए मैक्रो के अंदर में वेरिएबल डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं होते हैं जब आपको टाइप ऑफ मैक्रो पता ना हो। लेकिन तब तो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि हम इतना झमेला क्यों करें, क्यों इतना झमेला याद रखने की झंझट करें, हम कुछ भी डिफाइन ना करें और सीधे लिख दें। बात तो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा क्योंकि आप शायद मेरे बुक में देख सकते हो कि यहाँ पे बाइट्स यूज लिखा हुआ है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि मैंने पहले आपको बताया कि जो वेरिएबल्स होते हैं किस कहीं ना कहीं टेम्पररी कुछ वैल्यू को असाइन करते हैं, सॉरी वैल्यू को असाइन करते हैं तो कहीं सिस्टम में स्टोर करते हैं। मतलब कि सिस्टम में एक लोकेशन क्रिएट करते हैं, तो सिस्टम का स्पेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हर टाइप का अपना अपना स्पेस का जो है साइज है कि आप बाइट यूज करते हो तो आपको 1 बाइट होगा, 2 यूज करते हो तो 2 बाइट होगा, सॉरी बुलेन के लिए, आपको नंबर के लिए, आपको लॉन्ग के लिए, आपको सिंगल के लिए, डबल के लिए, करेंसी के लिए, डेसिमल्स के लिए, डेट एंड टाइम के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए और आपका स्ट्रिंग के लिए, वेरिएंट के लिए। वेरिएंट देखिए सबसे ज़्यादा है, 16 से 22 बाइट है। अब क्वेश्चन इसमें उठता है कि ये साइज तो सही है लेकिन क्यों हम फिक्स करें, हमारे पास तो तकरीबन 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, तो मुझे स्पेस की फ़र्क नहीं है। तो इसमें देखिए स्पेस की फ़र्क नहीं है, सही है, लेकिन एक मैक्रो की मैक्सिमम साइज होता है। मतलब कि एक जो सब्जेक्ट आपने डिफाइन किया है उस सब्जेक्ट का साइज होता है 255 KB। अगर आप इसमें 255 KB से बड़ा मैक्रो डालते हो तो आपका मैक्रो रन नहीं होगा, प्रोसीजर टू लार्ज दिखाएगा। तो छोटे मोटे मैक्रो पे आप डायरेक्टली डाल सकते हो, लेकिन बड़े मैक्रो पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक सब्जेक्ट की जो साइज होती है वो होती है 255 KB। इससे ऊपर की क्या बोलते हैं वेरिएबल्स को वो स्टोर नहीं करता है। अब चलिए हम वेरिएबल्स लिखने के कुछ तरीके को देखते हैं। देखिए हम डायरेक्टली जैसे बताया था आपको कि डायरेक्टली हम इसका यूज कर सकते हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वेरिएबल पे स्टोर करने की हम आपको एक कुछ चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इस लाइन को देखिए, इस लाइन में क्या है, इस लाइन में क्या है कि हम तो दो तरीके से हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे r = 1, मान लीजिए कि आपको 2-3 वेरिएबल आपको डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिम, मान लो कि एक ही तरह के मुझे बाइट ही 4 तरह के बाइट, 4 नाम का 4 वेरिएबल चाहिए बाइट के, तो उसके लिए आपको हर बार हर लाइन डिम r1 एज ए बाइट, इस तरह के 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही लाइन में 4 असाइन कर सकते हो कॉमा लगा के, r, r = r2 r3।
हाँ, अगर आपके पास दूसरी वेरिएबल चाहिए जो कोई और है, तो इसी लाइन में आगे आप कर सकते हो टी एज ए डेट, इस तरीके से। अगर आपको वैल्यू असाइन करनी हो तो आर इक्वल टू हम 10 कर सकते हैं, R1 इक्वल टू हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, कॉमा, जैसे इससे कॉमा नहीं होगा, एक इसको बोलते हैं कॉलन। R1 इक्वल टू 50, R3 इक्वल टू, इस तरीके से साइन कर सकते हो, जो कि बुक में देखिए इसने बताया हुआ है। और इसी में आप कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी ऐसे ही कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है सर। अब मैं वेरिएबल यूज करके कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ काम करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक एमआरपी का मैक्रो बनाता हूँ, उसमें मैं वेरिएबल यूज करके दिखाऊंगा। सब्जेक्ट एमआरपी, मैं यहां पे करता हूं डिम आर एज ए लॉन्ग, और आर इक्वल टू कुछ मैसेज इनपुट कराने हैं, तो उसके लिए हम इनपुट बॉक्स लेते हैं। इनपुट बॉक्स, इसके अंदर में हम कहेंगे कि एंटर द नंबर, फिर करते हैं यहाँ पे करते हैं डिम टी एज ए रिजल्ट, सॉरी डबल। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम कि t इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई 5% प्लस r। हमने एमआरपी क्या हुआ कि पहले मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि अपने कॉस्ट पे 5% का इंटरेस्ट रख के, 5% कमीशन रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 5% नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने 5 को डिवाइड किया 100 से, और देन यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि वापस t इक्वल टू, अब t पे वैल्यू असाइन हो चुकी है, t का 10% प्लस t। वापस करते हैं हम t के बाद, वापस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए कि t यहाँ पे t का 0.15% प्लस t, और इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं 20%। और उसके बाद MSG बॉक्स में या फिर कहीं भी जो शो कराना चाहते हो, मैं यहाँ पे शो करा दिया। अब जैसे इस मैक्रो को मैं रन करूँगा, सबसे पहले पूछेगा नंबर, पूछेगा क्योंकि मैं इनपुट बॉक्स दिया है, मैं कॉस्ट डाल दिया, तो ये क्या किया, इसने बताया कि भाई कॉस्ट का एमआरपी जो होगा 79 होगा। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेज आ रहा है, आप चाहते हो कि नहीं डेसिमल प्लेसेज ना शो, राउंड फिगर हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कर सकता हूँ कि डिम डी एज ए लॉन्ग, और फिर मैं यहाँ पे करूँगा डी इक्वल टू टी, और देन यहाँ पे डी। ऐसे में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे है फॉर्मूला कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल था। ठीक है,
इस तरह से हम इसका यूज कर रहे हैं। अब जैसे स्वैपिंग की बात आती है, अगर टू नंबर को स्वैप करना है तो कैसे करोगे? आपने शायद सी या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा उसमें चीज़ को जरूर पढ़ा होगा। स्वैपिंग जो है वेरिएबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास दो वेरिएबल है, डी इक्वल टू 10 है और सी इक्वल टू 20 है। अब मुझे 20 सी की वैल्यू डी पे डालनी है और डी की वैल्यू सी पे डालनी है। ठीक है, तो उसमें दो तरीके, एक तो आप एक नया वेरिएबल बना लो, डिम आर एज ए वेरिएंट कर दो, कुछ भी कर दो कि आर इक्वल टू मैंने कर दिया डी, देन डी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी नहीं होगा, आर होगा। क्यों? हाँ आर होगा। तो ये वेरिएबल आपको वैल्यू स्वैप हो गया। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको कोई अलग वेरिएबल ना लेके इसी को इसमें करना, तो कर पाओगे आप? मैं चाहता हूं कि आर, हाँ यहाँ पे करेंगे डी इक्वल टू सी, नहीं फिर सी इक्वल टू क्या करोगे? हाँ सी प्लस डी होगा, डी इक्वल टू सी प्लस डी एंड सी इक्वल टू डी माइनस सी। तो एक वैल्यू साइन हो गया, देन डी इक्वल टू डी माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह के स्वैपिंग वगैरह हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल को हम ज़्यादातर फंक्शन में यूज करते हैं। अब चलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं आपको। फंक्शन जैसे कि आपको ये देखो, एमआरपी की बात करते हैं, तो एमआरपी के लिए जो आपने वेरिएबल यूज किए हैं, तो ये तो भाई चलो इंटीजर ले लेगी, इसको फंक्शन में कैसे यूज करोगे? फंक्शन लिखने का तरीका है, फंक्शन लिखिए, एमआरपी नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, इसमें इनपुट n एज ए लॉन्ग, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बन गया, आप देखोगे सी वर्कशीट पे आपको एमआरपी नाम का एक फंक्शन बन के आ गया। मैं n हमारा क्या हुआ? इनपुट हुआ, तो n की जगह r कर देते, r हमारा इनपुट हुआ, और वापस असाइन कर देते हैं एमआरपी इक्वल टू आपका d। एमआरपी नाम का फॉर्मूला आ गया, इसमें असाइन कर दिया। एक मिनट वो पहले से बना हुआ था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा। तो खुद के फंक्शन जो है भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से हम इसका यूज करके हम वेरिएबल में यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं।
तो एक काम कीजिए, जो आपको मैंने फंक्शंस बताया उसको समझा देता हूँ पहले फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले फंक्शन लिखिए, फंक्शंस के नाम लिखिए यहाँ पे आप, फिर फंक्शन के जितने इनपुट्स है उस इनपुट को डालिए एज ए वेरिएबल में। इसमें आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसमें वेरिएबल तो डालना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए, जो आपकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी देन उस पर आप वापस अपने फंक्शन नेम पे उस रिजल्ट को अप्लाई कर दीजिए। और इनपुट जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे जो B4 जो टाइप किया है 31, तो B4 की जो वैल्यू 31 है वो R पे असाइन हो गई। तो जो 31 आपको कहीं पे यूज करना है वहाँ पे आप R यूज करो, जहाँ की जो दिखे हुए यहाँ पे हमने यहाँ पे R यूज किया है। तो मुझे ऐसे कैलकुलेशन बताइए। हाँ हाँ, यहीं पे कॉमा करके आप दे सकते हो, इनपुट तो सेकेंड इनपुट हो जाएगा। ब्रैकेट बाहर के ब्रैकेट नहीं लिख सकते, ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ, जैसे आपने सब्जेक्ट डिक्लेरेशन करते हो। हाँ तो उसमें आप कमेंट डाल सकते हो, कमेंट डालना है आपको। तो नहीं, आप इसमें कोई लाइन नहीं, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं डाल सकते हो आप। नहीं 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 नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं डाल सकते हो आप फंक्शन में। कमेंट डाल सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं डाल सकते हो आप। यहाँ पे जो मर्जी लिख सकते हो, जरूर आर का जगह जो भी मर्जी लिख सकते हो। ठीक है सर। तो अभी क्या है कि मुझे तकरीबन 10 ऐसे मैक्रो आप बना के मेल कीजिए जिसमें आप फंक्शंस का वेरिएबल्स का यूज कर रखे हो और जिसमें आप फंक्शंस बना रखे हो। तो 10 ऐसे फॉर्मूलेज बना के मुझे भेजिए। ठीक है सर। तो कल की क्लास में मैं आपको लूपिंग पढ़ाऊंगा कि लूप और कंडीशंस।